हेलो फ्रेंड्स, और बहुत बहुत स्वागत है आपका माय सर जी पॉडकास्ट के पहले एपिसोड में। ये एक सीरीज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जिसका मकसद है कि हर एक एपिसोड में किसी एक विषय पर डिटेल्ड में बात हो, आपको बताया जाए उस विषय के बारे में, उसकी डेप्थ के बारे में, और रिसर्च करके उसके बारे में ऐसी जानकारी आप तक पहुंचाई जाए जो आपको आपके करियर को बनाने में हेल्प कर सके, आपके जीवन को बेहतर बना सके। जो यूथ की रिक्वायरमेंट है उन टॉपिक्स को यहाँ पर केयरफुली पिक कर कर आपके सामने पेश किया जाएगा। आज के इस पहले एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं फॉरेन एजुकेशन की, जिसके लिए मैंने जिन एक्सपर्ट को यहाँ पर इनवाइट किया है उनका नाम है प्रशांत हेमनानी सर, जो कि ग्लोबलाइजर इंदौर में न केवल एक टीचर हैं बल्कि उसके डायरेक्टर भी हैं। प्रशांत सर के ढेर सारे स्टूडेंट्स फॉरेन एजुकेशन ले रहे हैं, टॉप यूनिवर्सिटीज से पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ाई कर चुके हैं और उनकी अच्छी प्लेसमेंट भी हो चुकी है और अपने करियर में बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंच चुके हैं। फॉरेन एजुकेशन इस लिहाज से भी इंपॉर्टेंट होता है कि आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है और कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो यहाँ रह के आपको नहीं मिल पाती हैं वो अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर आपको मिल पाती हैं। अब बहुत बड़ा मिथक ये भी है कि फॉरेन एजुकेशन तो बहुत महंगा होगा, तो अब इस मिथ को भी तोड़ा जाएगा, क्योंकि एक्चुअल में जितना लोगों को लगता है ये उतना खर्चीला नहीं है, ये अफोर्डेबल है, मैनेजेबल है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो आईआईटी की प्रिपरेशन करते हैं या प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, पर किसी वजह से उनका वहाँ सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो फिर वो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं कॉलेज से। लेकिन उन्हें ये शायद पता नहीं होता है कि उसी फीस में या थोड़ी बहुत ज़्यादा फीस उससे लगाकर हम एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी हासिल कर सकते हैं और हमको बहुत अच्छी एजुकेशन मिल सकती है, एक्सपोजर मिल सकता है, अच्छे जॉब प्रोफाइल मिल सकता है। तो अगर इन रास्तों के बारे में जानकारी होगी तो कम से कम आप इनको एक ऑप्शन के तौर पे देखेंगे, और किस तरीके से इसमें आगे बढ़ना है उसकी तमाम डिस्कशन आज की इस पॉडकास्ट में होगा। तो अंत तक इस पॉडकास्ट को ज़रूर देखिए कि शुरुआत से अंत तक मैं बहुत सारे वो सवाल सर से करने वाला हूं जिसके जवाब की आपको भी ज़रूरत है। तो बिना देरी के साथ इस पॉडकास्ट को हम सुनते हैं, एंजॉय करते हैं। और दोस्तों, पॉडकास्ट के अंत में कमेंट देकर ज़रूर बताइएगा कि ये पॉडकास्ट कैसी लगी आपको, और साथ ही ये भी बताइएगा कि इस तरह के और किस टॉपिक पर आप पॉडकास्ट चाहते हैं। तो चलिए शुरू। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आज हम लोग मिलने वाले हैं प्रशांत सर से। तो प्रशांत सर आ चुके हैं यहाँ पर। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है प्रशांत सर आपका माय सर जी के इस चैनल पे। सौरभ सर, बहुत बहुत धन्यवाद एंड आई एम वेरी एक्साइटेड ऑन दिस एंड आई थिंक you have done such a wonderful work in your domain and congratulations for all what you've done for as far as mysurgery.com is concerned and all wishes for you and thank you for having me here. थैंक यू सर। और आपको याद होगा हम लोग 3 साल पहले एक वेबकास्ट हमने करी थी और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने उससे रिलेटेड कई सवाल पूछे, काफ़ी इंटरेक्शन हुआ। कई बार मेरे पास फ़ोन भी आते थे कि प्रशांत सर का नंबर दे दीजिए, हमें उनसे बात करनी है, हमें उनसे काउंसलिंग करवानी है, हमें फॉरेन एजुकेशन चाहिए। तो मैंने कहा एक और ऐसा सेशन होना चाहिए जिसमें लोगों को पता चले, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी इस एरिया में अवेयरनेस की काफ़ी कमी है। तो सर मैं सबसे पहले तो ये पूछना चाहता हूँ कि थोड़ा कंट्रोवर्सी से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? जी बिल्कुल, बताइए। इंडियन एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारे कॉलेजेस, इतने हम्म, सारे प्राइवेट कॉलेजेस, हर रोज आप देखो कहीं ना कहीं खुल जाता है और सीट्स फिल हो नहीं रही है, उसके बाद भी कॉलेज खुलते जा रहे हैं, खुलते जा रहे हैं। हम लोग ये भी बोलते हैं कि एजुकेशन का स्टैंडर्ड ऐसा है वैसा है, ठीक है। क्या वाकई में इंडियन स्टूडेंट्स को जरूरत है फॉरेन एजुकेशन की? मतलब ये एक ऐसा सवाल है जिसको आपको बहुत संभल के जवाब देना है, क्योंकि इंडियन एजुकेशन सिस्टम पीछे बैठा हुआ है। नहीं नहीं, एंड ऑफ कोर्स आजकल हम देख ही रहे हैं कि आपने कुछ भी गवर्नमेंट या इंडिया के खिलाफ बोला तो लोग आपके पीछे पड़ जाते हैं। बट नहीं, एग्जैक्टली। आई थिंक आई वुड टॉक फ्रॉम माय एक्सपीरियंस सौरभ सर। तो मुझे लगता है कि ऑफ कोर्स ये तो हम सब एडमिट करेंगे कि जब हम इंडियन एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं तो अगर मैं आईआईटीज, एनआईटी या बिट्स को छोड़ दूं, राइट, और कुछ एक और चुनिंदा इंस्टीट्यूट्स को छोड़ दूं, सेम विद मैनेजमेंट एजुकेशन, तो ग्राफ एकदम से गिरता है। उसके पीछे ढेर सारे कारण होंगे, उसके पीछे
लैक ऑफ हाई क्वालिटी फैकल्टी, हम अच्छे फैकल्टीज को अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं, बहुत सारी चीजें। तो नॉट ओनली, और वो जो ग्राफ जो आप इतना डिफरेंस देख रहे हैं, उससे बच्चे की एम्प्लॉयबिलिटी पे बहुत फर्क पड़ता है। दूसरी चीज, इस पूरे चक्र में जो हमारा स्टूडेंट है वो एक रिसीविंग एंड पे बैठ जाता है। कहीं ना कहीं हम जो पढ़ते हैं, जो नॉलेज लेना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम उसको अप्लाई करें। वी ऑल वांट टू गेट अ गुड जॉब आल्सो। तो नॉट ओनली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ लैक ऑफ प्रैक्टिकल एजुकेशन, लैक ऑफ हाई क्वालिटी फैकल्टीज, बिकॉज अल्टीमेटली एक बच्चे को फैकल्टी ही इंस्पायर करेगा किसी भी फील्ड में एक्सेल करने। तो वो जो बहुत डिफरेंस है बिटवीन टॉप 10-15 इंस्टीट्यूट्स एंड रेस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट, वो एक बहुत बड़ा रीजन बनता है। और एक बहुत सारे बच्चे उस गैप के अंदर बैठे हुए हैं कि अब हमने एडमिशन तो ले लिया है, बट जब कंपनीज हमको आती हैं तो कहती हैं कि यू आर नॉट एम्प्लॉयड। तो अब इसके पीछे बच्चे को तो जिम्मेदार ठहराना बिल्कुल गलत होगा। कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम में कुछ ऐसे चेंजेस चाहिए जिससे हाई क्वालिटी फैकल्टी हर एक इंस्टीट्यूट मेंटेन और रिटेन कर पाए। So I don't want to say that there is a problem with Indian education system. I think we are improving at a faster pace with all the new education policies and all. But from the perspective of opportunities, from the perspective of diversity, from the perspective of gaining great education, I think we are still behind as far as developed countries such as United States and United Kingdom, क्योंकि उनका पैटर्न सेट है। Their pedagogy is practical, industry driven, और वो कहते हैं कि वहाँ वही लोग पढ़ाते हैं जो पढ़ाने के लिए पैशनेट है। और शायद अनफॉर्चुनेटली इंडिया में अक्सर देखा जाता है कि जिन लोगों को कहीं और जॉब नहीं मिलता वो एंड ऑफ द डे फैकल्टीज बन जाते हैं। आई मे बी रॉन्ग हियर, बट दिस इज व्हाट द जनरल ऑब्जर्वेशन इज। सो आई विश दैट वी बिकम द बेस्ट एजुकेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड, बट यस, अभी गैप इज स्टिल ह्यूज गैप इज देयर। मैं फॉरेन एजुकेशन को, सौरभ सर, सिर्फ पढ़ने के मुद्दे से नहीं देखता। मैं फॉरेन एजुकेशन को, उन कंट्रीज को मेरिटोक्रेसी के रूप में भी देखता हूँ कि आज अगर मैं इंडिया में 70th रैंक्ड कॉलेज में गया हूं तो मुझे पता है मेरी ग्लास सीलिंग 5-7 लाख के पैकेज की होगी। बट अगर मैं किसी डेवलप्ड कंट्री में गया हूं तो डिस्पाइट द रैंक ऑफ द कॉलेज, I can still make it to a top company depending on how I fare in those 1.5 to 2 years or during my undergraduation. तो हम सब लोग एजुकेशन को देखें, बट एजुकेशन के बाद की अपॉर्चुनिटीज को भी देखें। एंड we'll all have to believe that we are global citizens, we are not local citizens. आज मैं मेरा जॉब बैंगलोर में करूं या सिलिकॉन वैली में करूं, मुझे इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, राइट? आई जस्ट वांट टू बी इन अ बेटर अपॉर्चुनिटी एंड आई नीड टू टेक केयर ऑफ माय कमिंग जनरेशन आल्सो। So for that, I need to go out and explore what is happening, how they are teaching. I can always come back to my country and pursue great opportunities. So yes, we need to improve in our education system, and we need to think study abroad, not only from the perspective of education, but also the available opportunities that those countries have to offer. और मुझे ऐसा लगता है कि यू कैन नॉट बी वेरी नेशनलिस्टिक जब आप ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात करते हैं, क्योंकि दीज गाइज आर सिंपली अनअवेलेबल। जो क्रीम स्टूडेंट है, जो बहुत मेहनत करता है, जैसे हम लोग बोलते हैं हमारे यहाँ आईआईटीज को लेकर कि इतने आईआईटी में बच्चे पढ़ते हैं, इतने ब्रिलियंट बच्चे हैं, लेकिन उसके बाद उसमें से काफी सारे लोग हैं जो फॉरेन में जॉब कर रहे हैं। लेकिन हम उसके एक पहलू को कई बार नजरअंदाज कर देते हैं कि जब हम लोग प्राउड फील करते हैं कि गूगल में सीईओ सुंदर पिचई हैं, सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट में है, या बहुत सारे इंडियंस हैं जो बड़ी बड़ी कंपनीज को लीड कर रहे हैं, और हम देखते हैं कि वर्ल्ड के हर हिस्से में झंडे गाड़ चुके हैं, तो जब हम इस बात को लेकर प्राउड फील करते हैं तो फिर हमको ये तो नहीं सोचना चाहिए कि आईआईटी से पढ़ने के बाद वो फॉरेन में क्यों जॉब कर रहे हैं। आईआईटीज में से अभी कोई डेटा था कि हर साल 60% बच्चे बाहर निकल जाते हैं जॉब करने, ठीक है, और अपॉर्चुनिटीज की तलाश में। बट मैं ये देख रहा हूं
कि अगर मेरे पास एजुकेशन अच्छी है, एक एवरेज इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा बच्चा एक बार ग्लोबल लेवल पे एक अच्छी यूनिवर्सिटी से मास्टर्स या बैचलर्स कर ले, आज की तारीख में वो इंडिया में वापस आएगा तो उसके पास अपॉर्चुनिटीज और जॉब्स की शायद कमी नहीं है, बट उस जॉब को पाने के लिए जो स्किल सेट की जरूरत है, अगर आप उसके लिए बाहर जाके पढ़ते हैं, आपके पास इंडिया में भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। ओके, यू मीन टू से कि कई बार ऐसा होता है कि हमें एक एक्सपोजर की ज़रूरत पड़ती है, और अगर आपको इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में मे बी यू आर नॉट लकी इनफ टू गेट इनटू आईआईटीज और हम्म, मे बी प्रीमियर इंस्टीट्यूट, तो आपके पास फॉरेन में भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ से एजुकेशन लीजिए और उसके बाद फिर पूरी दुनिया आपकी है, आप चाहें तो वापस भारत आके, क्योंकि अभी सर ना जो एरा स्टार्ट हुआ है भारत में, वो शायद 20 साल पहले नहीं था। अभी एग्जैक्टली। इट बिकम्स अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। तो ये मैं देख रहा हूँ कितनी सारी स्टार्टअप्स अभी भारत में हो गई हैं। किस तरह के बच्चे आपके पास आते हैं, यानी हम एक तो कैटेगरी बना सकते हैं कि फाइनेंशियल बैकग्राउंड के आधार पे हम सोचें, और दूसरा एजुकेशन के बैकग्राउंड के आधार पे सोचें। ये दो कैटेगरी में मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपको बच्चे अप्रोच करते हैं कि हमें फॉरेन एजुकेशन करना है, तो मैं ये रुझान समझना चाहता हूँ, बिकॉज अवेयरनेस की कमी है लोगों में। तो एक रुझान क्या कहता है कि कौन लोग आपको अप्रोच करते हैं कि मुझे फॉरेन में एजुकेशन लेना है? राइट। आई थिंक आजकल का जो एटमॉस्फेयर है, मुझे लगता है हर बैकग्राउंड का बच्चा बाहर जाना चाहता है, पढ़ना चाहता है, थोड़े समय तक काम करना चाहता है या सेटल भी होना चाहता है। तो अगर मैं आपके बैकग्राउंड वाले प्रश्न का जवाब दूं, तो ऑफ कोर्स सबसे ज्यादा इंजीनियर्स आते हैं, क्योंकि इंडिया इज ए लैंड ऑफ इंजीनियर्स, ठीक है। राइट। फिर मैनेजमेंट एजुकेशन के बच्चे आते हैं, राइट, कॉमर्स अकाउंटिंग फाइनेंस बैकग्राउंड के बच्चे आते हैं, फार्मेसी बायोटेक्नोलॉजी के बच्चे आते हैं, लॉ फील्ड के बच्चे आते हैं। जहां तक सिर्फ प्रोफेशनल एजुकेशन की बात है, जैसे मेडिसिन हो गया, डेंटिस्ट्री हो गया, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज में ये वाली फील्ड्स जो है, इंडिया की एजुकेशन वहां मान्य नहीं है, तो आप यहाँ पे बैचलर्स करके वहां पे प्रोफेशनल एजुकेशन में मास्टर्स नहीं कर सकते। राइट, आपने एमबीबीएस किया है तो आप वहां पे एमडी नहीं कर सकते, उनकी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होती है। तो स्ट्रीमलाइन जो हमारी सारी फील्ड्स हैं, वो सभी तरह के बच्चे आते हैं, फार्मेसी बायोटेक इंजीनियरिंग मैनेजमेंट एजुकेशन। जो लॉ ग्रेजुएट्स हैं वो एलएलएम पढ़ने जाते हैं। जो डेंटिस्ट हैं हमारे, हमने उनको हेल्थ केयर इंफॉर्मेटिक्स में जाते हुए देखा है, जस्ट टू हैव एन आइडिया ऑफ स्टडिंग अब्रॉड एंड टू क्रिएट पैरेलल अपॉर्चुनिटीज। सभी तरह के बैकग्राउंड के बच्चे बाहर जा सकते हैं। इतने सारे बच्चे जो आपके फॉरेन एजुकेशन ऑलरेडी ले रहे हैं या ले चुके हैं, आपको क्या लगता है ज्यादातर भारतीय बच्चे यूजी कोर्सेज करने जाते हैं या पीजी कोर्सेज करने जाते हैं? लवली क्वेश्चन। सो ऑफ कोर्स पीजी, तो मैं हमेशा से कहता था कि वो हर बच्चा जिसने एक एवरेज यूनिवर्सिटी से इंडिया से बैचलर्स किया है, उसके लिए पीजी एक रेस्क्यू अप्रोच हुआ करती थी, कि यहाँ उतना अच्छा जॉब नहीं मिल रहा है, सेटिस्फैक्शन नहीं है, या वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है, उसको बचाने के लिए बच्चा मास्टर्स करता था, एंड देन ही यूज्ड टू फुलफिल ऑल हिज ड्रीम्स, राइट, इन टर्म्स ऑफ जॉब एंड एवरीथिंग। बट लास्ट 5 साल में अवेयरनेस को देखते हुए यूजी के नंबर्स भी एक्सपोनेंशियली बढ़ रहे हैं, राइट। तो ओके। आज हमारे पेरेंट्स को ये समझना होगा कि ट्वेल्थ के बाद जो उनका बहुत बड़ा इमोशनल बैरियर है, कि हमारे बच्चे को तो हम मास्टर्स के लिए ही बाहर भेजते हैं, यूजी हम अपने पास रख लेते हैं, यहीं से करा लेते हैं, ये एक बहुत बड़ा डेटरिंग फैक्टर है, अभी भी है, राइट। अभी भी बच्चा 10 बार सोचेगा। बट डेफिनेटली यूजी में बच्चों की जाने वाली संख्या साल दर साल इंडिया से एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है, और उसके पीछे मैं उन बच्चों को क्रेडिट देना चाहूंगा जो जो बड़े डिटरमाइंड हो जाते हैं स्कूलिंग में, और उस माहौल की वजह से वो डिसीजन लेते हैं कि पापा मम्मी मुझे यूजी बाहर से करना है, और समझदार पेरेंट्स उस बात को समझ जाते हैं। और कई बार हम हमारे बच्चों को अंडर एस्टिमेट भी करते हैं, कि अरे ये तो हमारे सामने बड़े कंफर्ट जोन में रहा, और कैसे बाहर जाएगा। बट ट्रस्ट मी, हम इंडियंस हैं, हम वहां जाते हैं, अडॉप्ट करते हैं और एक्सेल करते हैं। And of course I forgot to answer your point that financial background, कैसा होता है बच्चों का जो जानना चाहते हैं। अब देयर इज अ लॉट ऑफ वेरिएशन फ्रॉम फाइनेंशियली वेरी साउंड बैकग्राउंड्स
to students and parents who are financially average, below average, right? Because in lot of cases, the kind of funding tools are available, I think, and I want to say, and I want to quote on this wonderful podcast of yours, everybody can study abroad. One needs to have a proper awareness. And if they know the process, if they are in the right hands, everybody can study abroad. ये आपने बहुत अच्छी बात बोली, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स यही सोचते हैं कि फॉरेन एजुकेशन मतलब ये बहुत ही खर्चीली चीज है, तो इसके बारे में तो सोचने की भी जरूरत नहीं है, Yeah, और it's कई तो इसी वजह से इस बारे में जानकारी ही नहीं जुटाते हैं। तो ये तो मुझे दिखता है। और एक और चीज मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ जो स्कूलिंग है, एक तो आईसीएसई बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, और एक नॉर्मल जो मान्यता है वो ये है कि आईसीएसई में अगर आप पढ़ोगे तो वहाँ थोड़ी प्रैक्टिकल अप्रोच से पढ़ाया जा रहा है, और जो सीबीएसई का पैटर्न है वो इंडियन एजुकेशन सिस्टम में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए बेहतर है। ये एक साधारण मान्यता है। प्लस यहाँ पर मैं एक और चीज बोलता हूँ जो अभी आपने एड्रेस भी किया, बेसिकली पेरेंट्स का ये सोचना होता है, और आई एम श्योर कि आपने भी जब पेरेंट्स से बात करी होगी तो वो इस तरह की बात करते होंगे कि अभी बच्चा छोटा है, अभी बस उसकी 12th हुई है, फॉरेन में जब जाएगा तो वहां का कल्चर उसको कहीं ऐसा तो नहीं कि ये हमारे हाथ से निकल जाएगा। ये बच्चा कहीं उस चीज को संभाल नहीं पाया, कल्चरल शॉक को नहीं संभाल पाया, उसको बिगड़ गया, गलत आदतों में लग गया, क्योंकि वो उतना मैच्योर नहीं है। पीजी में हम इसलिए भेजेंगे क्योंकि वो थोड़ा सा मैच्योर हो जाता है, तब mature. समझ जाता है। तो ये मेरे ख्याल से बहुत सारे पेरेंट्स ने आपसे कहा ही होगा। 100% सर। और मतलब कहीं ना कहीं हम कल्चरली बहुत साउंड सिस्टम से आते हैं, राइट? हमारे इंडिया में हम हमारे कल्चर को लेकर, हमारी वैल्यूज को लेकर बहुत सेंसिटिव हैं। बट मोर और लेस जिस तरह का एक्सपोजर ऑलरेडी आज बच्चे को थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू इंटरनेट है, मुझे लगता है इट ऑल कम्स डाउन टू द टेम्परामेंट ऑफ द स्टूडेंट। तो एक फादर को या मदर को पता रहता है कि उसका बच्चा किस हद तक ड्रिफ्ट हो सकता है। और जहां तक सवाल है कल्चरल शॉक का, आई थिंक हमारी मोस्ट ऑफ द इंडियन फैमिलीज आर वेल ट्रैवल्ड दीज डेज, तो थोड़ी थोड़ी झलक सबने कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग करके ली होती है। एंड if they really understand that when students are going to study abroad, students have no time but to study. The academic systems are not easy there. The kind of assignment load, we tell them this way कि सर आपके बच्चे को वीकेंड के अलावा शायद सांस लेने का मौका नहीं मिले। आप उससे बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करना कि वो आपसे संडे के अलावा बात कर पाएगा, बिकॉज वो पार्ट टाइम जॉब करेगा, वो अपनी पढ़ाई करेगा। और मुझे लगता है एक वो डू और डाई वाली स्थिति होती है, irrespective of the background that you come from when you go study abroad, because nobody wants to become a failure in India and come back and hear from the relatives. तो बच्चा उसमें निश्चित रूप से एक्सेल करता है। तो मुझे लगता है पेरेंट्स को वो कल्चरल शॉक, इट माइट बी अ कल्चरल शॉक, बट क्योंकि आज जब मैं बाहर जा रहा हूँ तो मेरी क्लास में 50 और इंडियन बच्चे हैं, तो कभी मैं ड्रिफ्ट हो रहा हूँ तो मुझे संभालने वाले मेरे दोस्त हैं, वो सब लोग हैं। तो आई थिंक ये उतना बड़ा कंसर्न नहीं होना चाहिए। एंड दैट इज वेयर वी ऑल्सो नीड टू बी वेरी कॉशियस ऑफ चूजिंग द राइट सिटीज, राइट कॉलेजेस, राइट प्लेसेस। और मुझे लगता है जितना वल्नरेबल बच्चा बाहर है उतना ही वल्नरेबल हमारा बच्चा इंडिया में भी है। जैसे ही वो अपने घर को छोड़ के टीयर 2 सिटी छोड़ के बॉम्बे या दिल्ली या बैंगलोर जाएगा, तो वल्नरेबिलिटी का लेवल मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा है। ना, दोनों जगह ही सेम है। अच्छा, ये जैसे अभी हम बात कर रहे थे आईसीएसई वगैरह, मैं ये देखता हूँ कि फॉरेन में जिस तरह का एजुकेशन स्कूल सिस्टम में है वो ज्यादा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है, और हम्म। इनोवेशन है वहां पे। लोग इसलिए पैशन को फॉलो कर पाते हैं क्योंकि उनका ब्रॉटअप ही उसी डायरेक्शन में हो रहा होता है। ट्रू। और हमारे यहाँ पे थोड़ा ऐसा है कि हार्ड वर्क ज्यादा करो, और शायद इसके कुछ प्लस भी हैं, माइनस भी हैं। जब हम देखते हैं कि हमारे यहाँ की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वर्ल्ड में टफेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में से एक हो जाते हैं, चाहे वो एब्सोल्युटली। आईआईटी का हो, आईएएस का हो, या एमबीए के एग्जाम्स हो, कैट हो, ये काफी टफ एग्जाम्स हैं। और इनकी प्रिपरेशन करने भर से, भले वो कॉलेज में पहुंचता है नहीं पहुंचता, बस इनकी प्रिपरेशन करने भर से उसका लेवल रेज हो जाता है। इतना टफ फाइट उसे करना पड़ता है, एंड दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडियन स्टूडेंट एंड फॉरेन स्टूडेंट्स। तो ये प्लस और माइनस है। तो मैं देखता हूं कि जब बड़ी बड़ी कंपनीज में इंडियंस पहुंचते हैं तो एग्जीक्यूशन बहुत अच्छे से इंडियन लोग कर लेते हैं, बट जहां इनोवेशन की बात आती है वहां पे वो फॉरेन एजुकेशन काम आता है। सो कितना अच्छा हो
कि अगर स्कूल में हमने इंडिया में पढ़ाई कर ली है और हमने वो हार्डवर्क करना सीख लिया है, नाउ ब्लेंड इट विथ फॉरेन एजुकेशन और हम वो इनोवेटिव माइंड को भी डेवलप करने का मौका दें, सो दैट कि हमारे अंदर वो दोनों खूबियां हैं। तो फॉरेन एजुकेशन इज नॉट नॉट जस्ट फॉर द जॉब, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे यहाँ जॉब का ऐसा डर होता है कि जॉब के नाम पे बहुत सारी चीजें बिकती हैं। तो जब हम जॉब की बात करते हैं तो स्टूडेंट आंख बंद कर जॉब चाहिए, बस जॉब चाहिए, मतलब कितने की जॉब हो रही है, क्या ग्रोथ मिल रही है, ये नहीं देख रहे हैं, सिर्फ वो जॉब नहीं। चाहिए। तो फॉरेन एजुकेशन इज नॉट ओनली फॉर द जॉब। जॉब शायद आपको इंडिया में एजुकेशन लेकर भी मिल जाएगी। फॉरेन एजुकेशन करने के और भी कई कारण हो सकते हैं। लाइक जैसे मुझे लगता है कि सबसे पहली बात है कि एक्सपोजर, कि आप वहां पे बहुत सारे अलग अलग कंट्री के बच्चों के साथ बैठोगे और डिफरेंट कल्चर को एक्सपीरियंस करोगे। लोगों के सोचने का तरीका आपको पता चलेगा। लोग प्रॉब्लम्स को किस तरीके से देखते हैं, और कई प्रॉब्लम्स जो हम यहाँ फेस ही नहीं करते हैं वो लोग वहां पे प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। तो उससे जो मैच्योरिटी आती है, उससे जो एक ब्रिलियंट। विजन बनता है बच्चे का, तो मैं समझता हूँ कि वो एक पर्सनालिटी को बहुत आगे लेकर जाएगा, जो शायद हम यहाँ रह के नहीं कर पाएंगे। तो ये तो बहुत अच्छी चीज है। अब मैं एक चीज समझना चाह रहा हूँ कि क्या हम कोई भी एग्जाम ना दें तो भी हम फॉरेन एजुकेशन कर सकते हैं? ये बच्चों को ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है और पसंद भी आएगा। तो सर, क्योंकि हम डेवलप्ड कंट्रीज में जा रहे हैं पढ़ने, स्पीकिंग जो उनका मोड रहा है या मीडियम रहा है, दैट हैज ऑलवेज बीन इंग्लिश, राइट? हम्म, हम्म, तो मिनिमम आपको एक एग्जाम तो लगभग हर बच्चे को देना होगी, जिसे हम जो लैंग्वेज टेस्ट कहते हैं, चाहे वो हम्म, टॉफल हो या आइल्स हो, ये जो दो सबसे ज्यादा पॉपुलर पीटी हो, ये इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट है। डिपेंडिंग ऑन द कंट्री, कौन सी कंट्री कौन सा टेस्ट को ज्यादा मान्यता देती है और एक्सेप्ट करती है, आपको मिनिमम ये टेस्ट तो देना ही पड़ेगा। इसमें हम्म, भी एक्सेप्शन आएगा कि कुछ कंट्रीज जैसे फॉर एग्जांपल यूके, आपका मीडियम अगर शुरू से इंग्लिश रहा है हम्म, और अगर आपके 10th और 12th में इंग्लिश में 60 या 70 से ज्यादा अंक आए हैं, तो उस केस में कुछ यूके की यूनिवर्सिटीज आपको वो रिक्वायरमेंट भी वेव कर ओके, देंगी। बट इन जनरल हमेशा ये मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी कि आपके जो एकेडमिक मार्क्स हैं, आपका जो प्रोफाइल है, उसके अलावा आपसे एक चीज और डिमांड की जाएगी कि आप एक इंग्लिश टेस्ट दे दें, जिसमें रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग में अपनी दक्षता को थोड़ा बहुत बता दें। और ये बहुत एलिमेंट्री इंग्लिश टेस्ट होता है। जो बच्चा हिंदी मीडियम का है, जिसकी फ्लुएंसी नहीं है, वो 3-4 महीने में कर लेगा। और जो बच्चा काफी अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा है, घर का माहौल इंग्लिश वाला था, वो एक हफ्ते में दे देगा। ओके, तो दैट इज व्हाट दिस इंग्लिश टेस्ट। तो आप टॉफल आइल्स को जब नेट पे सर्च करेंगे तो आप देखेंगे हर यूनिवर्सिटी ये 2 या 3 इंग्लिश एग्जाम्स में डिमांड करती है। एंड इसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज कहती हैं कि यार तुमको कंप्यूटर साइंस पढ़ना है, तुमको स्टेम एजुकेशन में जाना है, जिसमें साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ, कभी कभी मैनेजमेंट भी, फाइनेंस टाइप, तो फिर आप हमको एडमिशन के लिए जीआरई भी दे के बताओ। एक और एग्जाम होता है जिसे हम ओके, ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अमेरिका, तो अमेरिका ये कहता है कि आइल्स तो आपको टॉफल तो देना ही है, बट उसके अलावा आप जीआरई दो तो हम आपका स्कॉलरशिप देखें और हम आपको एडमिशन दें। तो एंट्रेंस में हमेशा से ये दो एग्जाम्स को देखा गया है, जीआरई और आईएलटीएस एंड टॉफल। ये हमेशा यूएस के लिए दोनों काफी हैवी रहते हैं, बट अदर कंट्रीज में जीआरई उतना माना नहीं जाता है, तो आईएलटीएस टॉफल से काम चल जाता ओके। यानी एग्जाम तो हमें कोई ना कोई देना ही पड़ेगा, और ऐसा कोई बहुत टफ एग्जाम भी नहीं है है। नॉट ये, एट ऑल, जैसे नॉट एट है ऑल। ना, बहुत आराम से हम प्रिपरेशन कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से एक साल की प्रिपरेशन इनफ होगी। अगर तो जीआरई भी देना है या जी मैट भी देना है, हाँ या हाँ। है ना, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अब लोगों को लगता है कि इसमें हम लोग अप्लाई करना चाहते हैं, हम जाना चाहते हैं, तो हमें कब से जागना है? क्योंकि देखिए, अभी पेरेंट्स भी बहुत जागरूक हो गए हैं, है ना। पहले पेरेंट्स बिल्कुल इतना इन्वॉल्व बिल्कुल। नहीं होते थे, आजकल पेरेंट्स बहुत इन्वॉल्व होते हैं। और शायद बचपन से, बच्चा छोटा है उसने तो सोचा भी नहीं है, पेरेंट्स ने पहले सोच लिया कि इसको फॉरेन में एजुकेशन कराना है। अगर किसी का बच्चा फिफ्थ में, सिक्स में, सेवन्थ में, एट्थ में, क्या उन पेरेंट्स को अभी से कुछ ऐसी एक्टिविटीज करनी चाहिए जिसके पॉइंट्स का बेनिफिट उसे मिलेगा एडमिशन के दौरान? ऐसा भी कुछ होता है?
बिल्कुल सही। तो सर, जो टाइमलाइन है वो वेरी करती है कि आप पीजी के लिए जा रहे हैं, यूजी के लिए जा रहे हैं। अगर आप यूजी के लिए जाना चाहते हैं तो आपने बिल्कुल सही कहा, बच्चे की पूरी प्रॉपर प्रोफाइल बिल्डिंग में 3 से 4 साल लगेंगे। तो हम्म, 9th से ही या वर्स्ट टू वर्स्ट 10th से पेरेंट्स को जागरूक हो जाना चाहिए कि मैं जब अमेरिका या किसी वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने वाला हूं, तो सिर्फ जैसे इंडिया में आपने अगर एग्जाम क्लियर कर लिया तो आपका एडमिशन हो जाएगा, वहां इंट्रेंस एग्जाम तो एक सिर्फ एक पार्ट है। वो देखना चाहते हैं बच्चे की एप्लीकेशन कितनी वेल राउंडेड है, बच्चा स्पोर्ट्स में कैसा कर रहा है, बच्चे के और प्रोफाइल में दूसरे क्या स्पाइक्स हैं, हम उनको स्पाइक एक बहुत अच्छा वर्ड यूज करते हैं हम्म, हम्म, कि नेशनल खेला हुआ है, इंटरनेशनल खेला हुआ है, कम्युनिटी एक्टिविटीज बच्चा करता है या नहीं करता है, कौन कौन से एनजीओ में बच्चा इन्वॉल्व है, राइट, बच्चे हम्म, की लीडरशिप और डिबेटिंग एक्टिविटीज क्या है, एमयूएन्स किया है नहीं किया है, राउंड स्क्वायर किया है या नहीं किया है। आप मानेंगे नहीं, जब भी आप यूजुअली अप्लाई करते हैं अंडर ग्रेजुएशन के लिए, तो वो आपसे 10 से 12 एक्टिविटीज की डिमांड करते हैं कि आप हम उनका डिटेल भेजिए। अकेडमिक ऑनर्स, अब ओलंपियाड्स आपको पता है बच्चा 12वीं से थोड़ी हम्म, तैयारी करेगा। हम्म, ओलंपियाड्स के लिए बच्चे को 9 से लगना पड़ेगा। कोई भी एक हम्म, टॉप लेवल का ओलंपियाड इज अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट अचीवमेंट फॉर एनी अंडर ग्रेजुएट प्रोफाइल। तो ऐसे 360 डिग्री बच्चे की प्रोफाइल डेवलप करने के लिए आपको 3 से 4 साल लगेंगे। आपने यही काम सिर्फ सर्टिफिकेट बटोरने का सिर्फ 11th में किया, तो यूनिवर्सिटीज आर स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड कि इन्होंने सारा काम सिर्फ 1 साल में दिखाने के लिए किया है। तो हम्म, आप प्रॉपर देखेंगे तो 2 से 3 साल मिनिमम, 4 साल मिनिमम यूजी को चाहिए। तब जाके आप वाकई में आईवी लीग और स्कॉलरशिप के साथ एम कर सकते हो। आपको सैट एग्जाम और दूसरी एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन करना है। बच्चे को हर साल डाउट रहता है कि उसको कौन सी फील्ड में जाना, उसके लिए कंटिन्यूस करियर काउंसलिंग होना चाहिए, राइट। तो 3 से 4 साल आप यूजी के लिए माने, और पीजी के लिए क्योंकि बच्चा मास्टर्स के लिए जा रहा है, छोटा कोर्स है 1 से 1.5 साल का, प्रिपरेशन टाइम और पूरी फंडामेंटल के लिए 1.5 से 2 साल काफी है। अगर आप 1 साल 1.5 साल पहले जागते हैं कि अब मुझे 1.5 2 साल बाद बाहर पढ़ने जाना है, तो वो 1 से 1.5 साल में सारी तैयारी हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपने दी है बिकॉज यहाँ पर एक मान्यता ये होती है, क्योंकि भारत में इसी तरीके एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं कि आपकी रैंक क्या है उसके बेसिस पे ही आपको कॉलेज मिलना है। तो ये बिल्कुल ही अलग हो जाता है कि यहाँ पर आपने एक एग्जाम दिया, उसका एक स्कोर आया, वो स्कोर तो ठीक अपनी जगह है उसकी वैल्यू, हम्म। लेकिन हम्म। उसके साथ साथ आपकी ओवरऑल प्रोफाइल कैसी है। और वो यस। ऐसा आप ब्लफ नहीं कर सकते कि बस एक साल में आपने प्रिपेयर कर लिया, कुछ कुछ सर्टिफिकेट ले लिया और आपका हो जाएगा। सो इसका मतलब ये है कि अगर कोई बच्चे स्कूल में हैं और अभी से प्लान कर रहे हैं या उनके पेरेंट्स प्लान कर रहे हैं, तो सिर्फ एकेडमिक्स ही ना देखें, सिर्फ पढ़ाई ही ना देखें, पढ़ाई के साथ साथ चार और चीजों में बच्चा इन्वॉल्व रहे तो ये उसके लिए प्लस होगा। 100%। तो ऐसा ऐसा करने से हो सकता है कई बार बच्चे पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं तुम एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो तुम खेलने मत जाओ, तुम हम्म। ये काम मत करो, वो मत करो, क्योंकि ये हमारे यहाँ का सिस्टम है कि रैंक इज एवरीथिंग। और हमारे यहाँ वहाँ सर वो एग्जाम को क्रैक करना है तो उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है रैंक लाने के लिए। कोई मतलब रास्ता नहीं है। अनफॉर्चुनेटली जो हमारे यहाँ टर्म यूज होता है विच इज वेरी सैड, विच इज वी कॉल इट एज डमी। यस, 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 यस। तो वो, नाउ बट डेज क्या करें, जेडब्ल्यू का नेचर ही ऐसा है, इतनी टफ है, नीट का नेचर ही ऐसा है, राइट। बिल्कुल, बट बिल्कुल, बिल्कुल। अब अब्रॉड में पूरा मामला अलग है। अच्छा, ये तो हुआ यूजी के लिए, स्कूल से हम प्रिपेयर कर सकते हैं, बट मान लीजिए कि ये अवेयरनेस नहीं थी कुछ लोगों को और उस टाइम पीरियड पे ये सब करना मिस हो गया उससे। नाउ अभी वो इंजीनियरिंग कर रहा है या हम्म। बीसीए कर रहा है और ग्रेजुएशन में है, क्या अभी भी उसके पास चांस है? मतलब ठीक है, यूजी तो नहीं कर पाएगा, पीजी करना है उसे, लाइक एमएस करना है उसे, हम्म। हम्म। तो क्या एमएस के ऑप्शन केवल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए हैं या बीसीए बीएससी इन लोगों के लिए भी ऑप्शन ओपन रहते हैं? वंडरफुल क्वेश्चन सौरभ सर। इंजीनियरिंग, बीएससी बायोटेक, बैचलर्स ऑफ फिजिक्स, बीसीए, राइट, बीबीए, बीकॉम, ये जितने भी इरिस्पेक्टिव ऑफ की 3 साल की एजुकेशन है या 4 साल की एजुकेशन है, अगर हम्म, आप उस फील्ड में बढ़ना चाहते हैं, आपको पता है कि आप इस फील्ड में मास्टर्स करना चाहते हैं, सिर्फ आपको प्रॉपर कोर्स का पता होना चाहिए कि मेरा इंटरेस्ट है, दिस इज माय पैशन, देन एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो जब हमारे पास एक नॉर्मल
यूनिवर्सिटी का बीएससी बायोटेक्नोलॉजी का बच्चा आता है और उसको पता चलता है कि वो बाहर जा सकता है, तो वो सरप्राइज हो जाता है। वो यही कहता है कि सर मुझे तो लगता था इंजीनियर्स ही बाहर जा सकते हैं। और आजकल के टाइम पे बीबीए बीकॉम वाले बच्चे बिजनेस एनालिटिक्स, मास्टर्स ऑफ फाइनेंस, मास्टर्स ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट, बायो इन्फॉर्मेटिक्स वाले बच्चे, बायोटेक वाले बच्चे, फार्मास्यूटिकल साइंसेस वाले बच्चे, तो ये डोमेन, क्योंकि इंजीनियरिंग इज स्टिल द 60-70% ऑफ द क्राउड, बट एक समय वो 90% था। राइट। आज आज 20 से 30% बच्चा जो है वो दूसरी फील्ड्स का, क्योंकि उसको अवेयरनेस है और वो जा रहा है। तो स्टडी अब्रॉड अगेन आई से इट्स फॉर एवरीवन। तो ये अभी ग्रेजुएशन में जो है वो कब से तैयारी स्टार्ट करे? लाइक उसको पहले तो अवेयरनेस चाहिए, उसको एक काउंसलिंग की जरूरत होगी जी कि जी जी। कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है, कौन सी कंट्री में जाना है, क्या हम्म, ज्यादा बेस्ट होगा उसके लिए। बिकॉज लाइक ये तो मेरे ख्याल से स्पेसिफिक केस पे डिपेंड करता है। कोई एक पर्टिकुलर स्टूडेंट है फॉर एग्जांपल जो इंजीनियरिंग कर रहा है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर रहा है, एक प्राइवेट कॉलेज से कर रहा है, एंड वो ये सोच रहा है कि मुझे बेस्ट जगह से एमएस करना है और कंप्यूटर करेक्ट। साइंस में ही करना है। तो हाँ ये एक हाँ। स्पेसिफिक क्वेरी होगी, और ऐसी मेरे ख्याल से एन नंबर ऑफ क्वेरीज बनेंगी जो कि शायद हम पॉडकास्ट में कवर भी नहीं कर सकते हैं। तो क्या ऐसा आप काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं? मेरे ख्याल से मैंने आपकी वेबसाइट देखी थी, शायद आप कुछ अपॉइंटमेंट का सिस्टम है जिससे कि लोग बात कर सकते हैं आपसे और हम्म। गाइडेंस ले सकते हैं, इस तरह का है कुछ सिस्टम? हाँ सर, पूरा एक अपॉइंटमेंट सिस्टम होता है बच्चे एक्सप्लोरेटरी कॉल के लिए। वी कीप डूइंग दिस डे इन एंड डे आउट, क्योंकि हमें लगता है कि हर बच्चे, कई बार बच्चा एक छोटी सी क्वेरी, उसको अगर ढंग से उसका जवाब नहीं मिले या गलत जवाब मिले तो वो उस रास्ते को हम्म। छोड़ देता है। हम्म। राइट, तो इसीलिए हम पूरी कोशिश करते हैं कि हर बच्चे की हर क्वेरी को एंटरटेन करें। बच्चा थ्रू लैंडलाइन, थ्रू ईमेल्स, थ्रू आवर गूगल अप्रोच, दे कैन अप्रोच अस, एंड वी ऑलवेज हैव दिस एक्सप्लोरेटरी कॉल। और बच्चे का सबसे पहला क्वेश्चन ही होता है कि सर मुझे 2024 अगस्त में मेरा मास्टर्स चालू करना है, या 2025 अगस्त में मास्टर्स चालू करना है। तो उसके लिए पूरी टाइम लाइन हम डिजाइन करके देते हैं। उसको बताते हैं कि देखो ये इंट्रेंसेस तुमको देना पड़ेगी, इतनी स्कॉलरशिप मिल सकती है, इस तरह से तुम्हारा फाइनेंस मैनेज होगा। राइट। और हम्म। उसको ये कॉन्फिडेंस देना, शायद वो अपनी फैमिली का ये पहला बच्चा हो या पूरे खानदान का पहला बच्चा हो जो बाहर जाना चाहता है, हम्म। उसको शायद और कोई कॉन्फिडेंस देने वाला नहीं हो। आप, हम्म। मेरा बड़ा भाई अगर यूएस गया होता तो वो मुझे बोल देता कि तू यहाँ आजा, सब हो जाएगा, मैं देख लूंगा। हम्म। बट नॉट लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वुड हैव दैट बेनिफिट और फैसिलिटी और कॉन्फिडेंस बिल्डर। यहाँ पे हम कहते हैं कि अगर आप जाना चाहते हैं, जस्ट हैव फुल फेथ ऑन अस, वी विल चार्ट आउट योर एंटायर जर्नी। एंड ऐसी कोई यूनिवर्सिटी बची नहीं है जहाँ पे फॉर्चुनेटली पिछले 17 साल में हमारे काम की वजह से जब बच्चा नहीं गया हो। Everywhere there is an alumni, everywhere there is a student, and I feel so great when we see our common students, doing हम्म। amazing in United States and in other countries. तो I think timeline का पता होना सबसे ज्यादा जरूरी है। And of course, फाइनेंस के बारे में भी पूरी गाइडलाइंस दी जाती एग्जैक्टली अभी क्या हो गया ना कि पहले तो केवल बड़े स्कूल्स और बड़ी सिटीज के बच्चों में ही अवेयरनेस आती थी है। और इसके बारे में जानकारी जुटाते थे, लेकिन अब इंटरनेट के इस समय में, सोशल मीडिया के समय में जानकारी मिलना इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा जानकारी ज्यादा मिल जाती है, ये थोड़ी मुश्किल है। राइट। तो अभी अ, छोटी सिटीज से भी या हम कहें विलेजेस से भी जो अच्छे बच्चे हैं, पढ़ना चाहते हैं और उनमें ललक है, लेकिन क्योंकि उनका बैकग्राउंड उतना साउंड नहीं था फाइनेंशियली भी और शायद एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो अवेयरनेस की कमी रही। अभी उनको पता चल रहा है, तो सबसे बड़ा बैरियर जो उनके दिमाग में होता है वो होता है कि पैसा कैसे हम देंगे। क्योंकि फॉरेन एजुकेशन मतलब सबसे पहले तो करेंसी डिफरेंस, हम ये देखते यस। हैं कि कहीं पर भी, हम भी कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो हमें सबसे पहले ये दिखता है कि यार ये रोटी कितने की है, ये पानी कितने का है। तो फॉरेन कहीं घूमने भी जाते हैं तो सबसे पहले तो यही चीज दिमाग में आती है कि ये कितना हुआ, ये इंडियन करेंसी में कितना रुपया हुआ। तो ट्रू। ऐसे में वो बच्चा कैसे फॉरेन एजुकेशन लेगा? उसके लिए तो बहुत खर्चा होने वाला है। यस, और आई थिंक यहाँ पे मुझे लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट रोल एज मीडियम बिटवीन द यूनिवर्सिटी एंड द स्टूडेंट, जो हमारा एक रोल है वो और इम्पोर्टेंट हो जाता है। दो चीजें हैं सर।
अगेन यहाँ पे हमको अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट में डिफरेंशिएट करके देखना पड़ेगा, बट यूजुअली मास्टर्स के लिए एक समय था 6 से 7 साल पहले, पेरेंट्स आते थे, कैबिन में मुलाकात होती थी, तो बच्चे से बात करने के बाद हम पेरेंट्स से पूछते थे, सर आप क्या करते हैं, आपकी एनुअल इनकम क्या है, आपके पास अगर लोन चाहिए तो क्या आपके पास कोलैटरल कोई है, सिक्योरिटी है, प्रॉपर्टी रख के, क्योंकि पहले जो लोन्स मिलते थे वो सिर्फ बिना सिक्योरिटी के नहीं मिलते थे। आजकल हमने पिछले 4-5 साल से पेरेंट्स से इन बारों में इन चीजों के बारे में बात करना बंद कर दिया। उसके पीछे कारण है, क्योंकि जब मैं मास्टर्स की बात करता हूँ तो लेट मी टेल यू अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, एंड विद द हेल्प ऑफ योर मीडियम इट शुड गो टू द वर्ल्ड एंड एवरीबॉडी इन इंडिया. For almost every decent university, there is a collateral free education loan available. You just need to have the admission letter, जिसके लिए आप पूरे प्रोसेस में आ सकते हैं. जैसे ही आपको एडमिशन लेटर आता है, इंडिया के बहुत सारे बैंक्स, lot of international funding agencies, they are ready to give you collateral free loans without looking at parental backgrounds, their civil scores and what not. तो that's why I said that at masters level, because 1 से 1.5 साल का कोर्स होता है, आपकी फीस रेंज करेगी 15-16 लाख से 70-80 लाख तक. इंटायर 1 CR 1.2 CR तक के कोलैटरल फ्री लोन्स अवेलेबल है. 5 साल 4 साल पहले तक सिर्फ 30-40 लाख का कोलैटरल फ्री लोन मिलता था, बट जब बैंक्स ने देखा कि बच्चे ये आसानी से चुका देते हैं क्योंकि सबको जॉब मिल जाती है, तो धीरे धीरे उन्होंने रेंज बढ़ाना चालू करी. तो पहली चीज कि कोई भी अगर ये सोच रहा है फर्स्ट जनरेशन किड होगा अपनी फैमिली का, या एक पुअर फैमिली से होगा, या फाइनेंशियली थोड़ा सा कंस्ट्रेंट फैमिली से होगा, उसके लिए ये मैसेज बहुत जरूरी है कि प्लीज डू नॉट फील हिंडर्ड. Study abroad is now at this point of time is possible for you, and just because of that assumption कि इसमें बहुत पैसा लगेगा, आप पहले से उसको क्लोज ना करें, उस ऑप्शन को, उसके बारे में जानने की कोशिश करें. तो मतलब पैसे का इंतजाम तो कहीं ना कहीं से हो ही जाएगा, लेकिन 100%. एक और बात स्टूडेंट्स के दिमाग में ये रहती है कि अच्छा ठीक है, पैसे का इंतजाम तो हो जाएगा, किसी ने दे दिए 50 लाख रुपए, अब ये मुझे चुकाना भी तो है. तो क्या ऐसे भी तरीके हैं जिससे फीस वेव ऑफ ही हो जाए, मतलब मेरी फीस 50% ही लग रही है? इसमें 2 चीजें हैं. एक तो वर्स्ट केस सिनेरियो कि आपने जो फीस जितनी आपकी लगनी थी 30-40-20-25-50 लाख रुपए वो आपने दिया. अब आप ये पूछेंगे सर लोन तो लोन है, राइट, अल्टीमेटली चुकाना तो पड़ेगा. तो उसका जवाब ये है कि आप सही कंट्री और सही कोर्स चुनिए, ताकि नौकरी पक्की है, ताकि आप वहां से उसे चुका पाए. ओके. पहली बात, राइट. तो कई बार लोन ले लेते हैं एंड दे डू नॉट चूज द राइट कंट्री का इमिग्रेशन फ्रेंडली होना और उसमें राइट इकोसिस्टम होना बहुत जरूरी है, तब आपको जॉब मिलेगा और उस लेवल का मिलेगा कि आप आसानी से 70 लाख का लोन भी रीपे कर पाए, राइट. और दूसरी चीज जो आपने पूछी रिलेटेड लोन्स को रीपे करने की, तो बच्चे, आई विल गिव यू एन एग्जांपल व्हिच माइट बी शॉकिंग. 2 से 2.5 साल में बच्चे 40 से 50 लाख रुपए का लोन चुका देते हैं. वाओ. So, and that is why, because of the ecosystem of that company. Giving an example, आपको पता है कि हमारे बच्चे जो हैं वो Amazon और Google में नौकरियां कर रहे हैं, उनके packages are 1.4-1.5 lakh dollars, right? And before they left India, they were same ordinary engineers, so called. उनको जब पता चला कि बाहर जाके आप ये इस तरह से अपने लक्ष्य को अचीव कर सकते हैं, they went to universities and they took full advantage of that system, where it's established practice that India के बहुत अच्छे students होते हैं, hard working होते हैं, they are techies, and that's how they would be successful. सो बेसिकली इन अ नटशेल मैं कहूँ कि एक स्टूडेंट है जो कि एक एवरेज स्टूडेंट है, मैं नहीं कह रहा कि वो बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट है, और इस कारण वो जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया के वो क्रैक नहीं कर पाया. अभी वो एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा है या बीसीए कर रहा है या कुछ है. सो उसका जो इंटेलिजेंस है वो उतना ही है, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि मेरे को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं अगर मैं फॉरेन एजुकेशन कर लूं इंस्टेड ऑफ लोकल एजुकेशन. मतलब वो व्यक्ति वही है, पर वो 2 प्लेटफॉर्म में से अगर एक
सही चूज कर लेगा तो उसकी जिंदगी कुछ और हो सकती है। 101%। और इसका राइट। सबसे बड़ा जो मैंने इसका इतने सारे एग्जांपल्स देखे हैं पिछले 17-18 साल में, यहाँ जो बच्चा बैकलॉग्स वाला था, टॉपर तो अच्छा होता ही है, वो तो हर जगह पढ़ लेगा। हम्म। बच्चे एवरेज बच्चे, दो बैकलॉग्स, एक बैकलॉग 60 65, समहाउ हमने उनकी प्रोफाइल पे काम किया, उन्होंने भी जीआरई और उसमें मेहनत करी, स्कोर्स हम्म। एंट्रेंस में लेके आए और उनका एडमिशन हो गया डिस्पाइट वेरी एडवर्स एकेडमिक प्रोफाइल। बट कमाल की बात है कि उन बच्चों के वहां मैं जब सीजीपीए देखता हूँ तो 3.8 ऑन 4, 3.9, तो आप ये रिकग्नाइज ही नहीं कर सकते कि ये बच्चा जो यहाँ पे इतना एक एकेडमिक ऑलमोस्ट फेलियर था, इसने हम्म। वहां जाके इतनी धूम कैसे मचा दी। हम्म। क्योंकि उस जगह की ड्राइव अलग है, उस जगह का आपको पता है कि 1.5-2 साल बाद मेरी लाइफ इस तरह से बन सकती है, मैं इस तरह के करियर्स को परस्यू हम्म। कर सकता हूँ। तो ये सडन चेंज, बच्चा वही था, हम्म। 2 साल में बच्चे का देर इज नो माइंड ट्रांसप्लांट विच हैपेंड, राइट? देर इज नो ब्रेन ट्रांसप्लांट विच हैपेंड। The same kid, it's just the ecosystem and the place becomes different and he gets that drive. वही potential उसमें यहाँ भी था, but शायद वो यहाँ uninspired हो गया इंजीनियरिंग के पहले साल में या बीसीए के पहले साल में, और उसका पैशन जो था वो डिटोरेट होते गया। वो कहते हैं ना सर, एक बहुत अच्छा, मुझसे मुझसे एक एकेडमिशियन ने कहा था कि हम्म। हमारे यहाँ स्कूल्स जितने अच्छे हैं, हम्म। कॉलेजेस उतने ही खराब है। तो वो ये कहना चाहते थे कि जो बच्चा इतना ब्राइट था 10वीं 12वीं तक, वो 4 साल में उसका डिटोरिएशन होना चालू होता है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। हम्म। तो हो सकता है ये, मैं क्लास में 60 बच्चे हैं किसी भी बैच में, तो मैं ये 20-30 बच्चों के लिए शायद ये सही लागू हो ये बात। और वही बच्चा जब राइट इकोसिस्टम में पहुंच जाते हैं तो फिर से अपने आप को आउटशाइन करता है। आपने बहुत हार्ड रियलिटी को बता दिया है। मतलब ये बात हो सकता है किसी को बुरी भी लगे, लेकिन मैं भी इस बात को एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। मैं एनआईटी भोपाल से पढ़ा हुआ हूँ और मैं इस बात को एक्सपीरियंस करता हूँ कि जितना फाइट करके स्टूडेंट्स एंट्रेंस एग्जाम में मेहनत करके इन कॉलेजेस में पहुंचते हैं, प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में पहुंचते हैं, बच्चे अपने दम पे जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन जो सपोर्ट उन्हें सिस्टम से मिलना चाहिए वो कहीं ना कहीं लैक करता है। मे बी, आई डोंट नो व्हाट इज द मेन रीजन, पर प्रोफेसर्स हैं, बहुत कम प्रोफेसर्स हैं जो पढ़ाना चाह रहे हैं, बहुत कम उनको अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। जो एक कॉलेज का रोल होना चाहिए वो होता नहीं है। इसीलिए शायद वो तो स्टूडेंट्स इतने जागरूक हैं तो वो आगे बढ़ जाते हैं, वो कुछ ना कुछ रास्ते निकाल लेते हैं। लेकिन यही बात जब हम देखते हैं कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में हम जब जाते हैं तो वहां पे स्टूडेंट उतना ज्यादा मेहनत कर नहीं पाता, उसको वैसा माहौल नहीं मिल पाता है। क्योंकि आज की डेट में मुझे नहीं लगता कि एक आईआईटी में और एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में कोई बहुत ज्यादा अंतर है। सिर्फ इस बात का अंतर है कि वहां पे क्राउड क्रीम पहुंच गया है, इसके अलावा कोई खास अंतर नहीं है। जिस इंस्टीट्यूट के पास पैसा है वो अच्छी लैब बना देगा, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर देगा, लेकिन दैट इज नॉट द एवरीथिंग। मुझे ऐसा या लगता है कि टीचर, जैसे हम सुनते हैं, मतलब आप तो बहुत अच्छे से इस बात को जानते होंगे, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है, एमआईटी है, या और भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, यहाँ प्रोफेसर्स पैशनेट हैं अपने काम को करने, मतलब वो, उनकी एज इतनी हो गई है उसके बावजूद भी उनका एंथुजियाज्म खत्म नहीं हुआ है और वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं क्लास में जाके। आपके क्या एक्सपीरियंस है, जो बच्चे चले गए इन यूनिवर्सिटीज में चले गए, उन लोगों के क्या फीडबैक आते हैं आपको? ओह, आई मीन, उनका मतलब कई तरह के फीडबैक्स और काफी इंटरेस्टिंग फीडबैक्स हैं सौरभ सर। मतलब बच्चे जब पढ़ने जाते हैं तो मुझे याद है एक बच्चा गया था यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया में, यूएससी है कैलिफोर्निया में। वो कहता है कि जिन प्रोफेसर की हमने बुक पढ़ी, प्रोफेसर न्यूमैन, वो उनको वहां पढ़ाने आते थे, लेक्चर लेने आते। कोई टेक कंपनी का एक सीटीओ हमको एक मॉड्यूल पढ़ा के जाता था। तो कहीं ना कहीं जो उनकी पेडागोजी है, इट इज विद लॉट ऑफ इंस्पिरेशन अगेन एंड बट अगेन, इफ यू सी द होल पिक्चर, बच्चा वहां यूनिवर्सिटी में गया है, वो पढ़ रहा है, बट एट स्पेसिफिकली मास्टर्स लेवल टीचिंग से ज्यादा वो सीखता है उसको जो असाइनमेंट्स मिलते हैं। आप हम्म। प्लेजरिज्म कर नहीं सकते, हम्म। जो असाइनमेंट करना है वो खुद करना है।
ये हम्म। बच्चा जिसने एक असाइनमेंट यूजी में यहाँ नहीं किया, वो 8 घंटे बैठ के एक असाइनमेंट रोते रोते करता है और फिर करके 2 घंटे पार्ट टाइम जॉब करने जाता है, 4 घंटे सोता है। तो यार ये बच्चा, तो फिर इस बच्चे की ग्रोथ तो हमको समझना होगा कि ये 2 साल में किस तरह का रॉक स्टार बन के निकलेगा। तो हम्म। पेडागोजी तो है ही, क्योंकि जो वहां लोग पढ़ा रहे हैं एक्सपेरिंशियल है, रिसर्च पेपर है, नोबेल लॉरिएट से आपको मिलने का मौका मिल रहा है, राइट। वन ऑफ आवर स्टूडेंट इज पाकी, वो हार्वर्ड में उसने मास्टर्स किया और जॉन्स हॉपकिंस में भी पीएचडी किया। सो हम्म। आई कैन आई कैन सेंस द इंस्पिरेशन दैट दे हैव फॉर द फील्ड, एंड दे बिकम इंस्पायर्ड बाय द पीपल अराउंड देम, फैकल्टीज अराउंड देम। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि फैकल्टीज का तो बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, बट उस एकेडमिक सिस्टम में जो ऑथेंटिसिटी है, हम्म। और वो ऑथेंटिसिटी से जो बच्चे को चैलेंजेस मिलते हैं कि आपको भी ऑथेंटिकली ही पढ़ना पड़ेगा, तो हम्म। फिर वो बच्चे अपनी पूरी नई एकेडमिक राह वो बनाता है। तो यहाँ पर मैं सभी स्टूडेंट्स को एक चीज जरूर कहना चाहता हूँ, आपने भी बीच में ये बात कही थी। ऐसा नहीं है कि फॉरेन की कोई भी यूनिवर्सिटी कोई भी कॉलेज में जाके आप पढ़ लेंगे तो आपकी करियर बहुत साउंड हो जाएगा। इट्स लाइक कि आपको बहुत सारे फैक्टर्स को देखना पड़ेगा कि पहले तो आपका एम क्या है, आप क्या अचीव करना चाहते हैं, प्लस आपका बैकग्राउंड कैसा है। और इन सब बातों को लेकर ये समझने की जरूरत है कि कौन सी यूनिवर्सिटी कौन सी कंट्री आपके लिए बेटर होगी, और यहीं पर बिल्कुल सही। काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है। और पेरेंट्स को भी ये बात बोलूंगा, कई बार क्या होता है, कुछ लोग बोल देते हैं, सलाह देने वाले बहुत लोग होते हैं, कुछ लोग बोल देते हैं, वो कोई एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि उन्होंने कहीं सुन रखा है या कोई उनका उस कंट्री में रहता है, उन्होंने कहा कि अरे ठीक है यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पे ये यूनिवर्सिटी इसमें कर लेना। तो कई बार पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है वहां पे कोई अपना है, वहां पे चले जाते हैं, वो बाकी चीजों को सोचते नहीं है। तो यहाँ पर एक एक्सपर्ट से काउंसलिंग होना बहुत जरूरी है। ऐसे कहीं पर भी किसी भी, मे बी MIT इज अ वेरी गुड इंस्टीट्यूट बट नॉट फॉर एवरीवन। नॉट फॉर हो एवरीवन, सकता या। तो हो सकता है कि ये चीज की अगर आपको जानकारी हो तो आपके जो गोल्स हैं वो अचीव हो पाए। आप इजीली, जैसे आपने बोला कि नहीं मुझे तो जॉब करनी है, जॉब के लिए मैं जा रहा हूं, तो कौन से जगह पर आपको जाना चाहिए, कितनी वहां पे फीस लग रही है, कैसे, जैसे सर ने इमिग्रेशन का भी बताया, वहां की पॉलिसीज के बारे में बताया, वहां पे प्लेसमेंट के बारे में बताया, कि ये सब चीजों को देखते हुए काउंसलर आपको बताते हैं कि आपको कहाँ जाना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये काउंसलिंग कराने में क्या दिक्कत है, हमको पहले समझ तो लेना, अवेयरनेस तो चाहिए ना। तो पहले हमको इस बारे में जानकारी हासिल करनी चाहिए। हमें गलत फहमियों का शिकार नहीं होना है, क्योंकि बहुत सारे लोग जानकारी देते हैं, बहुत पैसा लगता है, वहां तो हम नहीं जा सकते हैं, या कई बार आजकल जो जियो पॉलिटिकल स्थिति को अगर हम देखें पूरी हाँ हाँ, दुनिया में, वो भी बहुत बड़ा रीजन है सर। बहुत बड़ा रीजन होता है लोग। तो ये जितने भी मिथ्स हैं आप अपने दिमाग में अगर पाल रहे हैं, तो मैं कहूंगा कि आप एक्सपर्ट के पास जाएं और पहले पूरी जानकारी हासिल करें, और उसके बाद फिर कोई डिसीजन पर पहुंचे, पहले ही डिसीजन ना लें। और आपके पास ये अपॉर्चुनिटीज हैं कि हम एक एवरेज कॉलेज में यहां पर भी अगर पढ़ाई करते हैं, आप क्या सोच रहे हैं कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट भारत में अगर आप इंजीनियरिंग कराते हैं तो कितना खर्चा आएगा। मतलब अगर आप गिरी से गिरी हालत में देख लें तो 2-3 लाख से नीचे पर ईयर की या पर सेमेस्टर की फीस नहीं है। कई कॉलेजेस में तो और बहुत ज्यादा है। इसके अलावा आप दूसरे सिटी में भेज रहे हैं, उसका भी खर्चा है। तो आप 4 साल का जरा खर्चा ऐड करके तो देखिए, तो यही खर्चा आपका 15-20 लाख पे पहुंच जाता है कई बार। तो ऐसा नहीं है कि आप खर्चा नहीं करते, आप खर्चा कर रहे होते, लेकिन आपके दिमाग में एक पहले से सेट है कि नहीं फॉरेन में है तो वो महंगा होगा। हो सकता है किसी जगह पर हो सकता है ना भी हो सकता है कुछ ऐसे तरीके हों जिससे कि पैसे का प्रबंध हो जाए और ये इजीली हो जाए, स्कॉलरशिप मिल जाए, क्या क्या रास्ते हैं, एटलीस्ट आपको एक्सप्लोर करना चाहिए। और प्रशांत सर आपकी हेल्प के लिए हैं, मैं उनकी वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। और प्रशांत सर, जाते जाते हम इस सेशन को एंड करना चाहते हैं, तो क्या कोई बात मैं आपसे डिस्कस नहीं कर पाया और आपको लग रहा है कि बताने की जरूरत है, तो प्लीज। नहीं, बस आई थिंक आपके माध्यम से आपके सारे फॉलोअर्स और तब तब तक उन तक ये बात पहुंचना चाहिए कि स्टडी अब्रॉड को कंसिडर जरूर करें, उसके बारे में जानने की कोशिश करें। स्टडी अब्रॉड का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि हम इंडिया छोड़ के जा रहे हैं, हम ग्लोबल लेवल पे एक्सपोजर लेने जा रहे हैं। हम नॉलेज सीकर हैं, ऑथेंटिक एजुकेशन के। नॉलेज लेके फिर अब हम हमारी लाइफ को कार्व करेंगे।
And that is where I have been a passionate study abroad mentor for as long as 2 decades. We have seen how the students have been able to transform their lives irrespective of their financial background. वो कहते हैं कि एक गलत कदम क्या पड़ा राहे शौक में, एक गलत कदम क्या पड़ा राहे शौक में, ताउम्र मंजिल मुझे ढूंढती रहे। तो भगवान ना करे कि मंजिल आपको ढूंढती रहे और आप उनको ना मिले, मंजिल को ना मिले। तो मुझे लगता है आप मंजिल की तलाश में निकलिए और सब लोग खूब मेहनत करें, अपनी-अपनी एकेडमिक फील्ड्स में ऑथेंटिकली परस्यू करें, सोशल मीडिया का बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करें और आई विश ऑल द बेस्ट टू सौरभ सर एंड ऑल हिज फॉलोअर्स। थैंक यू सो मच सौरभ सर। थैंक यू सर, प्रशांत सर, आज टाइम निकालने के लिए और बच्चों को इतनी कीमती जानकारी देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। लुकिंग फॉरवर्ड सर। थैंक यू।